गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका पहला लेसन मान सकते हो। इस लेसन के आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे पीडीएफ फाइल, उसमें से आपको नोट करना रहेगा और ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझाने के लिए है। तो ये चैप्टर है, इसका नाम है मापन तथा मात्रक। वैसे तो सिलेबस में आपकी बुक में पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड यानी भौतिक जगत है, वो केवल जानकारी के लिए है। सिलेबस शुरू होता है आपका मापन तथा मात्रक से होता है। फिजिकल वर्ड के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो मापन तथा मात्रक है क्या चीज़? तो हम जितनी भौतिक विज्ञान के अंदर बात करते हैं तो हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? इस विज्ञान के अंदर हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक राशियाँ। तो उन भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए हमको क्या चाहिए? भौतिक राशियाँ चाहिए। ये राशियाँ हैं क्या, कहाँ से आई, कैसे आती हैं? तो इनके बारे में जब विचार किया गया तो जो राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को कहा जाता है, ऐसी राशियों को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के बारे में जब विचार किया गया तो दो प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में कल्पना की गई है। एक ऐसी राशियाँ जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति के बारे में हमको पहले से नहीं पता, ये आई कहाँ से, हमको कहाँ से मिली, सीधे सीधे प्रकृति से मिली। ऐसी भौतिक राशियों को कहा गया है मूल राशियाँ। क्या कहा गया है? मूल राशियाँ। मूल यानी मूल हिंदी का शब्द है, पर्यायवाची होता है जड़। तो जड़ मूल जहाँ से निकलती हैं, जो जड़ हैं, उत्पन्न यहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति का और कोई स्रोत नहीं है, ये स्वयं में स्रोत हैं। तो ऐसी भौतिक राशियों को कहा जाता है मूल राशियाँ। तो पहली जो राशियाँ हैं वो हमारी कहलाती हैं मूल राशियाँ, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो जब विज्ञान का जैसे जैसे विकास होता गया, भौतिक राशियों के बारे में विचार होता गया, भौतिक राशियाँ प्राप्त होती गई। क्यों? जब आवश्यकता पड़ी तो जैसे जैसे दुनिया में ट्रेडिंग चालू हुई, आपसी व्यवहार लेन देन चालू हुआ, तो लेन देन करने के लिए कुछ ना कुछ हमको एक स्थिर ऐसी राशि चाहिए जिसके द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकें, जो स्थायी मान हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी राशियाँ इनको कहा गया है। जो ऐसी राशियाँ आवश्यकता हुई तो ये भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हुई? तो प्रारंभ काल से जिन राशियों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा हुआ तो वो क्या थी? तो पहली जो तीन राशियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो कौन कौन सी हैं? तो पहली राशि का नाम है द्रव्यमान, दूसरी राशि का नाम है लंबाई और तीसरी राशि का नाम है समय। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो ये तीन भौतिक राशियाँ हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इवन इसके बारे में तो ये भी कह सकता हूँ कि ये तीन राशियाँ हैं जो किसी भी मनुष्य की आइडेंटिटी है, मनुष्य की पहचान है, हमारी पहचान है, हमारा जो नापतोल है वो भी इन्हीं तीन राशियों में है। कैसे है? जनरली किसी से पूछा जाता है, किसी व्यक्ति की अगर पहचान करनी है, उसकी कोई जानकारी लेनी है तो उससे तीन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। पहली चीज़ क्या पूछा जाती है? भाई तेरी हाइट क्या है, कद क्या है तेरा, मतलब उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, उसकी जो शरीर है उसकी शरीर की लंबाई कितनी है, यानी वो उसका कद कहलाता है हाइट। दूसरी चीज़ तेरा वजन कितना है, तो वो हो गया द्रव्यमान। और तीसरी चीज़ तेरा समय है, समय का मतलब तेरी आयु, उम्र, कितनी एज है तेरी। तो ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, इसी से हम किसी भी ह्यूमन की आइडेंटिटी करते हैं और जनरली प्रचलन में, लेन देन में, व्यापार में इन्हीं राशियों का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा चीज़ें हम बाजार से खरीदते हैं वो तौल में आती हैं, तो द्रव्यमान हो गया। दूसरे प्रकार की जिनका हम लेन देन करते हैं, बाजार से खरीदते हैं, वो नाप कर दी जाती है तो लंबाई होगी। और तीसरा समय का तो होता ही है कि कितना समय लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, हर चीज़ के बारे में एक। ये तो जो तीन राशियाँ हैं ये प्राचीन काल से चलती हुई आई हैं, मूल राशियाँ, जिनको दर्जा दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, कुछ राशियाँ और आवश्यकता हुई और वो जुड़ती चली गई। तो उसमें जो चौथी राशि जुड़ी है, जिसको मूल राशि में जोड़ा गया है, वो है तापमान, टेम्परेचर। पांचवी राशि जिसको हमने मूल राशि का दर्जा दिया गया है वो कहलाती है विद्युत धारा। मीटर की रीडिंग आती है, जो बिल आता है वो किस चीज़ को नापते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं, कितना एम्पियर खर्च हुआ, तो विद्युत धारा। उसके बाद दो राशियां और ली गई। इस प्रकार हमारे पास मूल राशियों की संख्या है 7। दो राशियां और ली गई, उसमें पहली तीन तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में, दो इनकी तुलना में कम प्रचलन में है। लेकिन अंतिम जो दो राशियां हैं ये किसी विशेष क्षेत्र में उपयोग होती हैं, सामान्यतः इनका उपयोग नहीं होता। तो क्या क्या चीज़ है? तो जो छठी राशि है वो कहलाती है
प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यानी ये फोटोमेट्री एक फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें इसका यूज होता है। तो तीव्रता का तात्पर्य यहाँ पर उसकी चमक से है कि कोई भी लाइट है कितनी चमकीली है, कितनी ज़्यादा उसकी चमक है, वो क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता। और सातवीं और अंतिम राशि जो है उसका नाम है, वो कहलाती है पदार्थ की मात्रा। तो इसका जो उपयोग होता है सामान्यतः केमिस्ट्री में हम उपयोग करते हैं कि कितना मात्रा हमने ली है किसी भी कंपोनेंट की, किसी मॉलिक्यूलर की, यानी कोई भी गैस की या किसी का अणु कितना लिया, वो सारा सारा क्या कहलाता है, वो पदार्थ की मात्रा कहलाता है। तो सबसे अंत में 1965 में पदार्थ की मात्रा जो भौतिक राशि है इसको मूल राशि का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आज तारीख है 12 जुलाई 2020। आप अभी 12-1 बजे तक कोई नई राशि मूल राशि के रूप में अभी तक दुनिया में मानी नहीं गई है, इसलिए हम कह सकते हैं अब तक मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, ये राशियां हैं, इनको कहते हैं मूल राशियां। इनका उत्पत्ति के बारे में कोई ज्ञात स्रोत नहीं है कि राशियां कहाँ से आई। इसका मतलब ये स्वतः राशियां हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मूल राशियां। इन राशियों के अलावा शेष जितनी भी राशियां हैं वो इन राशियों की यानी मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। जितनी भी अन्य राशियां हैं उनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसी राशियों को जो दूसरी प्रकार की राशियां हैं उनको कहा गया है व्युत्पन्न राशियां। वो राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो शेष ऐसी भौतिक राशियां, अगर हम परिभाषा कहना चाहें तो क्या कहलाएगी कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन भौतिक राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो कौन कौन सी राशियां हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहला हमने उदाहरण लिया, तो जैसे अभी हमने एक राशि मूल राशि में ली थी लंबाई। अगर हम लंबाई के सिनोनिम्स यानी उसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में प्रयोग करें, उसकी सिमिलर क्वांटिटीज़ के बारे में प्रयोग करें तो कौन कौन सी है। तो जैसे हम बात करें तो चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, अपने आप में एक लंबाई है। गहराई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास और आर्क यानी चाप, और क्या हो गया, परिधि। ये सारी की सारी क्या चीज़ हैं, मूल में ये लंबाइयाँ हैं। चौड़ाई है तो कमरे की, इसको आप चौड़ाई मान लो चाहे लंबाई मान लो। चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई है, गहराई भी अपने आप में एक लंबाई है, ऊंचाई यानी लंबाई, मोटाई है तो भी लंबाई, दूरी है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का जो रास्ता है उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ऐसी विस्थापन, किसी निश्चित दिशा में जब चली गई दूरी होती है, मार्ग की लंबाई जो निश्चित दिशा में होती है उसको विस्थापन कहते हैं। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो परिधि से लेकर वृत्त के केंद्र तक की जो दूरी है, लंबाई है, उसको त्रिज्या बोलते हैं। पर उसका जो दोगुना है त्रिज्या का उसको व्यास कहते हैं। मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा जो दोनों उसको परिधि के दोनों सिरों को मिलाती है, जोड़ती है, उसको व्यास कहेंगे। ऐसी चाप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का छोटा सा भाग वो चाप कहलाता है, वो यानी उसकी लंबाई। परिधि ये भी लंबाई है। तो ये सारी की सारी राशियाँ, नाम इनके अलग अलग हैं लेकिन मूलतः हैं क्या, मूलतः ये लंबाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये राशि क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि ये राशि किससे प्राप्त हुई है, इनको लंबाई से। दो लंबाइयों का गुणा कर दो आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी दो लंबाइयों का गुणा। लंबाई गुणा लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई गुणा चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई गुणा ऊंचाई भी हो सकती है, मोटाई गुणा मोटाई भी हो सकती है। त्रिज्या का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये त्रिज्या गुणा त्रिज्या हो गई। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, तो दो मूल राशियों से प्राप्त हुई, इसलिए इस राशि को हमने क्या नाम दिया, व्युत्पन्न राशियाँ। तीन लंबाइयों को गुणा कर दो तो राशि क्या कहलाएगी, आयतन। तो एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। क्लियर। तो तीन मूल राशियों से
उत्पन्न होने वाली राशि, इसको नाम दिया आयतन, ये कहलाती है आपकी व्युत्पन्न राशि। चौथी राशि के बारे में विचार कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, तो एक राशि है जिसको हम नाम दिया है घनत्व। चौथा मतलब कोई क्रम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्रम में आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और बटे में आयतन। द्रव्यमान में आयतन का भाग दिया, तो द्रव्यमान तो मूल राशि और आयतन क्या हुई, तीन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होने वाली राशि, इसलिए ये मूल राशि, ये मूल राशि, तो ये क्या हो कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया संवेग, आपने एक शब्द पढ़ा होगा संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, m/v होता है। तो द्रव्यमान मूल राशि और वेग हमको किससे प्राप्त हुआ, तो वेग के बारे में और बात कर लेते हैं। तो जैसे वेग के बारे में लिया, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी लंबाई और समय यानी मूल राशि, तो ये मूल राशि, ये मूल राशि, दो मूल राशियों का अनुपात, तो एक नई राशि, इसको हमने नाम दिया व्युत्पन्न राशि। ऐसी इस व्युत्पन्न राशि का मूल राशि के साथ गुणा किया तो एक नई राशि प्राप्त होगी संवेग, ये भी क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं वेग के बाद बल के बारे में, उससे भी पहले हम बात कर सकते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय। तो वेग परिवर्तन में समय का भाग दे दो तो जो नई राशि हमको प्राप्त होगी वो राशि कहलाएगी त्वरण। तो वेग मूल राशियों से प्राप्त हुआ है, समय मूल राशि है ही, तो ये जो नई राशि होगी तो व्युत्पन्न राशि। बल के बारे में कर सकते हैं, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये मूल राशियों से मिली, ये मूल राशि है ही, तो ये व्युत्पन्न राशि होगी। और हम ले सकते हैं, कार्य ले सकते हैं, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यानी लंबाई यानी मूल राशि, और बल मूल राशियों से प्राप्त हुई है तो ये नई राशि व्युत्पन्न राशि। कार्य के बाद हम ले सकते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय W/T होता है। मूल राशि ये मूल राशियों से प्राप्त हुई है तो ये क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। तो ऐसी जितनी भी भौतिक राशियां हैं जिनको भी हम जानते हैं 7 मूल राशियों के छोड़कर, वो सारी की सारी जो राशियां हैं वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। एक हम राशि और बात कर सकते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये मूल राशियों से बना, ये मूल राशियों से बना, ये टोटल क्या होगी, व्युत्पन्न राशियाँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी राशियाँ क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो कोई भी राशि जिसके बारे में हम जानते हैं वो सभी की सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो एक चीज़ होगी मूल राशियाँ और उनके अलावा जो शेष राशियाँ वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। इज दैट क्लियर। चलिए अब उसके बारे में, उसके आगे के बारे में विचार करते हैं। तो अब जैसे चैप्टर का मैंने नाम लिखा है आपका, तो नाम क्या लिखा है, मापन तथा मात्रक। अब इसमें मात्रकों के बारे में विचार करेंगे। मेजरमेंट में तो बात करते हैं मात्रक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिट। तो ये मात्रक क्या होता है, तो मात्रक के बारे में अगर विचार करें तो मात्रक के बारे में हम समझ सकते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि जिसको हम माप रहे हैं, जिसको नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो तौलना, जोड़ना, बाकी करना, ये सारा का सारा मापन कहलाता है। तो जैसे हम उसको मापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसको किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से नापते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है ऐसा मान जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। उदाहरण के तौर पे कि आप यहाँ से बाज़ार से सामान खरीदने गए और आप 1 किलो चीनी खरीद के गए। आपने 1 किलोग्राम चीनी खरीदी और आप 10 किलोमीटर दूर जाकर अपने गांव में पहुंचते हैं बाज़ार से। तो 10 किलोमीटर चलने यानी दूरी भी आपने तय कर ली और 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कुछ ना कुछ समय भी आपको खर्च किया। तो दूरी भी बदल गई, समय भी बदल गया, स्थान भी बदल गया, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप अपने गाँव में जाकर, घर में जाकर तौलते हैं तब भी उसका मान 1 किलो ही रहता है। तो ऐसी भौतिक राशि जो
देश काल परिस्थिति के ऊपर प्रभावित ना हो, उनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, निश्चित रहें, स्थिर रहें। तो ऐसी जिन राशियों को हम जिन इकाइयों के बारे में विचार करते हैं वो इकाइयाँ कहलाती हैं, उनको बोलते हैं मात्रक। क्या कहलाती हैं? मात्रक। अब मात्रक में भी हमने पढ़ा है कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन स्थिर मानों की आवश्यकता होती है उनको हम मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा कि 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक जो स्वतः प्राप्त होती है, नेचुरली प्राप्त होती हैं, उनको हम बोलते हैं मूल राशियाँ, और दूसरी राशि ऐसी जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो ठीक उसी प्रकार मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे? जो मूल राशियों के लिए मात्रक होंगे उनको हम कहेंगे मूल मात्रक। क्या कहेंगे? मूल मात्रक। और मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक हमको नए प्राप्त होने वाले हैं या जिनका हम उपयोग व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए करने वाले हैं तो उनको कहेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियाँ मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ तो व्युत्पन्न मात्रक। तो कैसे मात्रक आएंगे? तो ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 राशियाँ हैं जिनका हमने सबसे पहले से उपयोग करना प्रारंभ किया। 3 राशियों का उपयोग करना प्रारंभ किया। तो 3 राशियाँ कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्रम में हम द्रव्यमान को ऊपर ले सकते हैं, लंबाई को बाद में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक लेन देन होता है इन्हीं 3 राशियों के बारे में होता है। तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसी निश्चित मानों के बारे में आवश्यकता पड़ी जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में सुगमता रहे, किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। अब प्रश्न आता है कि अड़चन क्यों आई? तो अड़चन इसलिए आई, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो जैसे एक भौतिक राशि है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो सामान्यतः जो दुनिया में शुरुआत हुई व्यापारिक लेन देन की वो खेती बाड़ी से हुई। तो खेत, उसका मापन करने के लिए हम उसका क्षेत्रफल नापते हैं। तो क्षेत्रफल नापने के लिए हम किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो सामान्यतः हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, अलवर ज़िले में आसपास जो हम जिसके बारे में विचार करते हैं, तो क्षेत्रफल का मापन किस में करते हैं? वो करते हैं बीघा में। किसान में से अधिकांश लोग हैं जानते होंगे खेत किस में नापे जाते हैं? बीघा में। लेकिन हम थोड़ा दूर जाकर हरियाणा में पहुँच जाते हैं तो ये मापन बदल गया और उसका नाम क्या हो जाता है? वो किला हो जाता है। बीघा में भी विवादित है, कहीं पर छोटा बीघा होता है, कहीं बड़ा बीघा, तो कहीं इसको कच्चा बीघा बोलते हैं, कहीं पक्का बीघा बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा दूर जाएं तो वो बीघा शब्द बदल के कुछ और हो जाएगा। अब किसी आदमी को अपनी खेती बेचनी है, उसका व्यापारी जो उसको खरीदार है वो किसी दूर स्थान का रहने वाला है, दूसरे प्रदेश का रहने वाला है। अब उसके यहाँ मात्रक अलग चलते हैं, यहाँ पर मात्रक अलग चलते हैं, तो उसमें विवाद आएगा, डिस्प्यूट्स आएंगे। तो इसलिए हम ऐसे मात्रकों के बारे में बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित हैं, कोई फेरबदल उसमें ना हो। ठीक, तो जैसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं, जैसे द्रव्यमान का जो मात्रक है, एक सामान्यतः खेती में हम प्रचलन में लेते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मण। कितना मण गेहूँ हुआ है, कितना सरसों हुआ है, वो मण में नापते हैं। तो मण क्या है? कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है नहीं, कहीं पर 40 किलो है, कहीं 32 किलो, कहीं 56 किलो है। अलग अलग स्थानों पर इसकी मापन अलग अलग होता है। तो ये विवादित शब्द है, कहीं पर इसका मान 56 किलो है तो कहीं पर इसका 40 किलो है। तो ये ऐसे जो डिस्प्यूट्स हुए, उस डिस्प्यूट्स को बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनी। उसने ऐसा विचार किया कि हम कुछ ऐसी स्थिर राशियों का निश्चित कर लें कि जिसका मान कहीं पर भी ना बदले, न स्थान बदलने पर, न समय बदलने पर, ना दूरी बदलने पर, देश काल परिस्थिति पर कोई निर्भरता ना हो। तो उसके लिए जो मापन के लिए हमने मात्रकों का उपयोग किया, तो लंबाई के लिए जो मात्रक का उपयोग किया तो उस मात्रक का नाम था मीटर। द्रव्यमान के लिए जिस राशि का उपयोग किया उसका नाम, मात्रक का नाम था किलोग्राम। और समय के लिए जो मात्रक का उपयोग किया गया था वो था सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर का पहला लेटर M, किलोग्राम का पहला लेटर K और सेकंड का पहला लेटर S। इसलिए ये मापन की जो पद्धति डेवलप हुई वो कहलाई या जानी गई, उस नाम का नाम था MKS। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। इसी के सिमिलर जब इनसे छोटी राशियाँ लेते हैं जस्ट नीचे, तो मीटर के स्थान पर हम क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सा बांटा जाए तो एक छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर। ऐसी किलोग्राम का छोटा भाग हम जो लेते हैं वो कहलाता है ग्राम। तो 1 किलोग्राम को बराबर 1000 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्राम।
ठीक है, और ये तो सेकंड का सेकंड लिया गया। तो ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाए, तो इस सिस्टम को जो नाम दिया वो कहलाया CGS। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। ठीक है, एक पद्धति और है जो प्रचलन में चली है और ज़्यादातर उसका प्रचलन हुआ है यूरोप में, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जो आसपास के देश हैं उन देशों में, यूरोप जो एक महाद्वीप है उसमें। तो चूंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे लगभग शासन किया है, इसलिए उनके जाने के कारण वो पद्धति भी उन देशों में पहुंच गई। तो इसलिए कई सारे देश हैं उनमें अभी भी वो पद्धति सामान्यतः प्रचलन में है, लेकिन व्यापारिक प्रचलन में नहीं है। तो वो क्या चीज़ है, तो लंबाई को जो नापते हैं वो नापते हैं फुट में, द्रव्यमान को नापते हैं वो नापते हैं पाउंड में, और समय को सेकंड में। तो फुट का F, पाउंड का P और सेकंड का S, ये पद्धति कहलाई FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। जनरली इंडिया में भी अपन बात करते हैं तो किसी की हाइट पूछते हैं तो कितनी हाइट है, जनरली फुट और इंच में ही बताते हैं। ये नाप तौल में नहीं होता कि पुलिस में या फौज में फुट, पाउंड, सेकंड में नहीं नापते, वो किस में नापते हैं, वो सेंटीमीटर में नापते हैं, हाइट कितनी सेंटीमीटर है। लेकिन बातचीत में आ गया फुट, इसलिए चलता है। ठीक है, तो ये जो 3 भौतिक राशियाँ थी, इनके मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए। तो इनमें जो पहला जो मात्रक पद्धति थी MKS, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इस पद्धति को तो एग्जैक्ट लिया गया, बिल्कुल ऐसा कैसे लिया गया। लेकिन अन्य जो भौतिक राशियाँ ली हमने, अन्य 7 भौतिक राशियाँ ली, तो कौन कौन सी थी, जैसे पहली राशि हमारी द्रव्यमान, दूसरी राशि लंबाई, तीसरी राशि समय, चौथी राशि ताप, ताप कह सकते हैं, तापमान भी कह सकते हैं, पांचवी राशि विद्युत धारा, छठी राशि प्रकाश की तीव्रता, और सातवीं और अंतिम राशि वो कहलाती है पदार्थ की मात्रा। अब ये जो 7 हमने भौतिक राशियाँ ली हैं, उसमें द्रव्यमान को तो हमने सीधा सीधा किलोग्राम ले लिया, ये MKS का ले लिया, लंबाई में भी MKS का ले लिया, तो क्या हो गया, ये मीटर हो गया, समय में ले लिया तो ये सेकंड हो गया, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, लेकिन तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो तापमान के लिए हमने क्या लिया है, तो तापमान के लिए कई सारे प्रचलन में मात्रक चलते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास बुखार नापते हैं तो वो नापता है थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में, किस में नापता है, फ़ारेनहाइट में, इसीलिए वो टेम्परेचर बॉडी का 100 के आसपास होता है। डिग्री सेल्सियस में उसका मान अलग होता है, तो डिग्री सेल्सियस अगर 100 हो जाएगा तो उबल जाओगे आप, तो वो डिग्री सेल्सियस है, रैंकाइल है, रैंकल है, ऐसे कई सारे स्केल हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लिया है वो लिया है हमने केल्विन। क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का जो हमने लिया है वो लिया है एम्पियर। प्रकाश की जो तीव्रता है उसका लिया है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा है वो लिया जाता है मोल। तो ऐसी 7 भौतिक राशियाँ जिनको हमने मूल राशि कहा है, उनके मात्रकों को जो माना गया है वो कहलाते हैं मूल मात्रक। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। इनकी भी अलग अलग परिभाषा है। एम्पियर क्या है, कितना है, मीटर कितना होता है, सेकंड कितना होता है, केल्विन कितना है। इसका मतलब है कि इसके मान में कभी भी कोई फर्क नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो मात्रक है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं हम मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल मात्रक। मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसलिए इनके मात्रक भी मूल मात्रक। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, अब अन्य जो भौतिक राशियाँ हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उनके मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाएंगे वो, व्युत्पन्न मात्रक। तो कैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होंगे, तो शेष जो भी राशियां हैं जिनके मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं
कैसे लिया कि क्षेत्रफल लिया एक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये सूत्र है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। ये क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो ये मात्रक क्या कहलाएगा, जो मीटर की सहायता से प्राप्त हुआ, इसलिए हमने दिया है मीटर स्क्वायर। आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब पहला भी मीटर, दूसरा भी मीटर और तीसरा भी मीटर। मीटर का 3 बार गुणा हुआ तो मीटर की घात कितनी होगी, 3। तो ये मीटर क्यूब, तो 3 मीटरों की सहायता से प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और भी ले सकते हैं, जैसे घनत्व, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान का तो हो गया किलोग्राम, आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब, ऊपर की तो -3 घात हो गई, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स -3 हिंदी में लिख देता हूँ मैं। तो किलोग्राम और मीटर की घात -3। तो ये सारे मात्रक हमको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और थोड़ा अगर हम जाएं तो एक राशि के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने ले लिया बल, न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है, ma, यानी द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान का तो होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, ये मिलाकर मात्रक तो ये है, लेकिन हम इसको नया मात्रक एक और बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन के नाम से दिया गया है। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आया किससे, किलोग्राम यानी मूल मात्रक, मीटर यानी मूल मात्रक, सेकंड स्क्वायर यानी मूल मात्रक। तो ऐसे मूल मात्रकों से जो नए मात्रक हमको प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार के जो मात्रक है वो मात्रक कहलाते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी एक राशि के बारे में हम और विचार कर सकते हैं, वो राशि क्या होगी। तो जैसे हम कार्य के बारे में बात करें, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक अभी हमने निकाला तो न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। कंबाइंड करके, इकट्ठा करके इसको हम बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों से बनते हैं, ऐसे सभी मात्रकों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो 2 प्रकार की हमारी राशियाँ, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, इसीलिए मात्रक भी हमारे 2 प्रकार के हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी राशियाँ जो प्रकृति से हमको सीधे सीधे प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ। और दूसरी जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ऐसे मात्रक जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मात्रकों में एक प्रकार और आ जाता है, तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से नहीं बनते। अब बनते तो है नहीं मूल मात्रकों की सहायता से, तो उनके लिए हमको नए प्रकार के मात्रकों के बारे में विचार करना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं पूरक मात्रक। इसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स में से आपको कॉपी करना है, और ये जो वीडियोस हैं उससे आपको समझना है। ये आपका अब सिलेबस, आपका रिटन का काम चालू हो गया। अब आप अपनी कॉपी पर इसको करना, लिखना शुरू कर देंगे। जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे, PDF फाइल भेजी जाएगी, उसमें से आपको नोट करना होगा, और ये चीज़ें आपके किसके लिए, समझने के लिए। थैंक यू।